हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एनवायरनमेंट। आज बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में? एनवायरनमेंट। ओके, तो व्हाट इज एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है और उसके क्या क्या इश्यूज होते हैं, उसको हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट की बेटा जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज एनवायरनमेंट। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो क्या चीज हमारे दिमाग में आती है? व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में जब भी आपसे कुछ पूछा जाता है आप बोलते हैं सर हमारे चारों तरफ जो कुछ भी होता है दैट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? हमारे चारों तरफ की जो भी चीजें हैं उनको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। बट अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करें तो व्हाट इज इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट आपका दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। याद रखिएगा बेटा, बायोटिक क्या होता है? बायोटिक चीजें वो होती हैं जो लिविंग थिंग के अंदर आती है, जिनमें भी लाइफ होती है। ऑल दोस थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक थिंग्स। तो इसके अंदर अगर हम जनरल तरीके से देखें तो हमारे पास इसके अंदर दो चीजें आती हैं, है ना। एक आता है आपका फ्लोरा और दूसरा आता है फौना। दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। इधर क्या आएगा? इधर आएगा आपका प्लांट्स और इधर बच्चों क्या आएगा? इधर आ जाएगा आपका एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड बायोटिक टर्म, है ना। और एबायोटिक चीजें क्या होती? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ऑल दीज आर नोन एज एबायोटिक टर्म्स। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अंदर तीन कैटेगरी आ जाएगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है। अब अगर हम इसको देखते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट इज अ बैलेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक टर्म्स। ओके, बायोटिक और एबायोटिक चीजों के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो बैलेंस होता है बच्चों, दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती, दो चीजें आती हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर हमारे पास दो टर्म्स है, फ्लोरा एंड फौना, दैट मींस प्लांट एंड एनिमल्स। एंड एबायोटिक जो जिनमें लाइफ नहीं होती उसके अंदर हमें तीन कैटेगरी देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड की भाई जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है सॉइल। लिक्विड की जब बच्चों हम बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाता है वाटर। और जब हम गैस की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है? एटमॉस्फेयर। याद रखिएगा। तो हमारे पास इसमें जो दो टर्म्स है हमने इसको जनरलाइज करके 5 टर्म्स में डिवाइड कर दिया। अब इन 5 चीजों के बीच का जो बैलेंस होता है दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट इज अ बैलेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स। ओके, नाउ अभी ये इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर आप इसको समझेंगे तब आपको काफी चीजें यहाँ पर खुद ब खुद समझ में आएंगी। ठीक है, फ्लोरा, फौना, ठीक है, दैट मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। इनके बीच का जो बैलेंस है दैट इज नोन एज एनवायरनमेंट। अब अगर हम एनिमल्स की डिवाइडेशन देखते हैं तो एनिमल हमारे पास दो तरह के होते हैं, है ना, स्मॉल एनिमल्स एंड डेंजरस एनिमल, है ना। एनिमल्स की हम दो कैटेगरीज रख सकते हैं, ठीक है। एक छोटे मोटे एनिमल होते हैं स्मॉल एनिमल्स, और एक होते हैं आपके डेंजरस एनिमल। डेंजरस एनिमल में कौन आता है भाई? हम और आप आते हैं, ह्यूमंस। सबसे डेंजरस एनिमल जो हमें दिख रहा है सिस्टम में दैट इज ह्यूमंस, हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हमें जो शेर, गाय, बकरी, ये सब किसमें आ जाएगा? स्मॉल एनिमल। और डेंजरस में कौन आ जाएगा? हम लोग। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, अभी की जो हम ह्यूमंस हैं, हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। ह्यूमन सबसे डेंजरस एनिमल है। ह्यूमंस अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बच्चों क्या कर रहा है? उसने एक प्रोसेस शुरू कर ली। इस तरह की प्रोसेस शुरू करी आज से 200 साल पहले, एक प्रोसेस शुरू करी, इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोसेस है, याद रखिएगा। इस प्रोसेस को उसने शुरू किया, इंडस्ट्रीज को लगाना शुरू किया, ठीक है। शुरू में तो इंडस्ट्रीज हमारी नीड थी, बट आज के टाइम में एक तरह का जहर हो गया है और वो जहर सिस्टम में फैलता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस शुरू हुई, इसमें किस चीज का फॉर्मेशन शुरू हुआ? इंडस्ट्रीज का। याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज का यहाँ पर फॉर्मेशन शुरू हुआ और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। क्या चाहिए बच्चों? रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाते हैं? तो ये रॉ मटेरियल हम लाते हैं कहाँ से? प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। प्लांट और एनिमल मिलके एक टर्म बनाते हैं। उस टर्म को हम बच्चों क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। फ्लोरा और फौना को एक साथ जब हम जोड़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं बच्चों बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना शुरू हो गया। हमने क्या किया? हमने पेड़ काटना शुरू किए, है ना। जब हमने पेड़ काटना शुरू किए, जंगल साफ करना शुरू किए, देखो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए पहले हमें चाहिए लैंड, है ना। जहां तक हमें लैंड खाली मिला हमने वहां पर इंडस्ट्रीज तो लगा दी, बट जब हमारे पास लैंड खाली नहीं बचा, हमने क्या किया? हमने जंगल साफ करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके हमने इतने सारे फॉरेस्ट कटिंग करना शुरू कर दिए तो प्लांट डिस्ट्रॉय होने लगे। अब इस फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल है, जिनका घर फॉरेस्ट है, वो भी क्या होने लगे? वो भी डिस्ट्रैक्ट होने लगे, इधर उधर जाने लगे। अब दो काम होने लगा, या तो ये ह्यूमंस के एरियाज में आके उनको मारे या ह्यूमंस इनको मारे। नॉर्मली सेकंड वाला सिस्टम ज्यादा होता है, ह्यूमंस ने इनकी हंटिंग शुरू कर दी। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी हमारे सिस्टम से एक्सटिंग कर गई, है ना। और इसके ऊपर IUCN ने, बच्चों किसने? IUCN ने एक बुक निकाली है, रेड डाटा बुक। याद रखिएगा, रेड डाटा बुक निकाली है, ठीक है। और इस रेड डाटा बुक की मदद से इन्होंने बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना शुरू किया। तो रेड डाटा बुक किसके लिए होती है? बायोडाइवर्सिटी के लिए, एक्सटिंक्ट और थ्रेटन्ड बायोडाइवर्सिटी के लिए रेड डाटा बुक होती है। देखो, अब हमने अपने फायदे के लिए इंडस्ट्रीज लगाना शुरू की, तो प्लांट्स फॉरेस्ट कटिंग करना शुरू किया। धीरे धीरे करके हमारा जो एनिमल्स है वो भी डिस्ट्रैक्ट होने लगे, तो बायोडाइवर्सिटी का तो लॉस होना शुरू हुआ। अब हमने इंडस्ट्रीज लगा ली, अब इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? रॉ मटेरियल। हम ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से ला रहे हैं? फिर हम प्लांट, एनिमल्स, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, सबसे इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सारे रॉ मटेरियल्स को। और इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम बच्चों क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। अब क्या पूरा का पूरा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल बन जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ वेस्ट तो जनरेट होगा। अब ये वेस्ट तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होता है। हर इंडस्ट्रीज आधा आधा किलो रात को घर लेके जाता है? बिल्कुल नहीं, वेस्ट को वो डिस्पोज करता है। अब जब इस वेस्ट को वो डिस्पोज कर देगा किसमें? सॉइल में, तो हमारा क्या आ जाएगा? सॉइल पोल्यूशन। जब इसी वेस्ट को वो डिस्पोज करेगा वाटर में, तो कौन सा पोल्यूशन जनरेट हो जाएगा? वाटर पोल्यूशन। और जब इसी वेस्ट को वो जनरेट ऐड करेगा किसमें? एटमॉस्फेयर में, तो हमारा क्या चीज पोल्यूट हो जाएगी? एटमॉस्फेयर। तो देखिए, एक प्रोसेस ने क्या किया? पूरे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर दिया। तो दिस इज व्हाट द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, है ना। ये क्या है? यही एनवायरनमेंट की मेन प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? कि एक बैलेंस जो बना है सिस्टम का, यहाँ पे जो बैलेंस हमने बताया था, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। और इसके डिस्टर्ब होने की मेन वजह है इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसे याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया है? इस बैलेंस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना सारा। तो याद रखिएगा, दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, प्लस उसमें क्या प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, इसको हमने बच्चों डिस्कस किया, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, ये चीजें शुरू हो गई। ह्यूमन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर दिया, उसने एनवायरनमेंट को मतलब डिसबैलेंस करना शुरू कर दिया और यही एनवायरनमेंट पोल्यूशन कहलाया। बट इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। जैसे कि एक मेजर प्रॉब्लम है आपकी ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही मेजर, ग्लोबल मतलब चारों तरफ, वार्मिंग मतलब टेम्परेचर का इंक्रीज हो। ठीक है, हमारे सिस्टम में चारों तरफ जो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है उसको बच्चों हम बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मेन इशू क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर का ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, तो हमारे हमारे पास अपना अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ जो है एक बैलेंस पूरा प्लेनेट है ना। इसमें 71% वाटर है, 29% लैंड है, बट वो पूरा बैलेंस है और ये बैलेंस सिस्टम में बना हुआ है ना। तो अर्थ जो है, अर्थ हीट लेता है, किससे हीट लेता है बच्चों? अर्थ हीट लेता है आपके सन से। किससे हीट ले रहा है? सन से। ठीक है, स्मॉल वेव्स के फॉर्म में, है ना, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में, स्मॉल वेव के फॉर्म में ये अर्थ क्या कर रहा है? सन से हीट ले रहा है और अर्थ उस हीट को सन को वापस कर रहा है। किस फॉर्म में वापस कर रहा है? लॉन्ग वेव के फॉर्म में। तो शॉर्ट वेव के फॉर्म में अर्थ हीट ले रहा है और लॉन्ग वेव के फॉर्म में अर्थ हीट वापस कर रहा है। ठीक है, अब खास बात क्या है, शॉर्ट वेव्स क्या करती है? अर्थ को तेजी से गर्म करती है, लेकिन लॉन्ग वेव क्या होती है, उनकी जो कूलिंग प्रोसेस होती है वो और वार्मिंग प्रोसेस होती है बहुत धीमी होती है। शॉर्ट वेव तो लॉन्ग वेव में कंपैरिजन करते हैं, शॉर्ट वेव्स बहुत तेजी से कूल डाउन भी होती है, बहुत तेजी से वार्म अप भी होती है। बट लॉन्ग वेव्स की बच्चों जब हम बात करते हैं तो वो धीमे धीमे गर्म होती है और धीमे धीमे ठंडी होती है। तो शॉर्ट वेव से हमारी अर्थ गर्म हो रही है तो तेजी से गर्म हो रही है, और लॉन्ग वेव से हमारी अर्थ ठंडी हो रही है तो धीमे धीमे गर्म हो रही है, जिसकी वजह से एक टाइम का डिफरेंस आ जाता है अर्थ के वार्म अप और कूल डाउन होने में। और ये जो टाइम डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ 24 आवर्स। कितने घंटे का होता है बेटा? 24 आवर्स का। याद रखिएगा, इट इज ऑफ 24 आवर्स। और 24 आवर्स में अर्थ के पास एक अपना एवरेज टेम्परेचर आएगा। तो इस पूरे फिनोमिना में बोलते हैं हीट बजट। क्या बोलते हैं? हीट बजट। मतलब बहुत सारे और भी टर्म्स है। अब हो क्या रहा है, हम सन से हीट लेते हैं, सन को हीट वापस देते हैं, 24 घंटा लगता है, अर्थ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाता है ना। अर्थ का एक टेम्परेचर इसकी वजह से बन जाता है हमारे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आपके पास जो अर्थ है, अर्थ का एक टेम्परेचर यहाँ पर डिफाइन हो गया। ठीक है, नॉर्मली हमारे अर्थ का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। अब आता है मेन गेम। जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चालू हुई तो इंडस्ट्रीज ने बहुत ज्यादा सिस्टम में डिसबैलेंस करना शुरू किया, और इस डिसबैलेंस से आपके सिस्टम में क्या हुआ? देखो, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ अपना एक एटमॉस्फेयर है। ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा। अब ये एटमॉस्फेयर में सारी चीजें नेचुरली है, वो तो कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रही, बट जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू की तो उससे क्या जनरेट हुआ बच्चों? उससे जनरेट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी एक लेयर अर्थ के चारों तरफ बना रहा है। ठीक है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रही है हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इंडस्ट्रीज से निकलने वाली सबसे कॉमन गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के चारों तरफ अपनी एक लेयर बना रही है। अब उससे क्या हो रहा है, अब जो वेव आ रही है हीटिंग करने के लिए अर्थ को, उसमें से कुछ हीट को ही अपने अंदर रोक रही है, और जो वेव जा रही है उनमें से कुछ हीट को अपने अंदर रोक रही है। क्यों? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो अपने अंदर हीट को रिटेन करने की कैपेसिटी रखती है ना। अगर एकदम से आप अपने क्लासरूम में बैठे हो, है ना, और क्लासरूम की सारे विंडोज बंद है, दो डोर्स लॉक है, और आपके क्लासरूम में 50-60 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगा? आपका क्लासरूम गर्म होने लगेगा। तो ठंडक में बहुत अच्छा लगता है क्लासरूम में बैठने में, गर्मी में बहुत अच्छा नहीं लगता है। वाई? बिकॉज आप सब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, और वो क्या करता है? वो आपके एटमॉस्फेयर में रुका रहता है, आपके सीलिंग में रुका रहता है, और बॉडी से जो भी हीट निकल रही होती है उसे रोककर पूरे कमरे को क्या करता है? गर्म कर देता है। सिमिलरली जब किसी कॉन्सर्ट हॉल या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो आपको वहां पर भी यही दिखता है। क्या दिखता है? वहां पर भी बहुत ज्यादा गर्म हो रखी होती है, टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो रखा है। वाई? बिकॉज जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से निकालते हैं, और वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो
हीट को रिटेन करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन इसकी ये वजह नहीं है कि भाई हम लोग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो, हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो एकदम बैलेंस रहते हैं। बट हमने जो ये इंडस्ट्री से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट किया ना, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकल रहे और प्लांट्स जो इसको बैलेंस करने के लिए है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाते। देखिए सिस्टम में बैलेंस कैसे चलता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, प्लांट उसे लेता है और सिस्टम बैलेंस रहता है। लेकिन अब प्लांट एक लिमिट तक ही तो लेगा बच्चों, उस लिमिट से ज्यादा उसको मिलेगा तो वो उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वही चीज यहाँ पर हो रही है, एक लिमिट से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सिस्टम में, कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ धीरे धीरे करके अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पिछले 100 ईयर्स में अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। अर्थ का टेम्परेचर अगर इसी तरह से बढ़ेगा तो क्या होगा, अर्थ में 71% वाटर है, आउट ऑफ दो 71% मोर देन 50% किस फॉर्म में बच्चों, फ्रोजन फॉर्म में जमा हुआ है। अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जो फ्रोजन वाटर है, जो फ्रोजन पार्ट ऑफ वाटर है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू करेगा। और जब ये मेल्ट होगा तो सी लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। पहले सी लेवल के नियर अबाउट जितने भी लैंड है वो सबमर्ज कर जाएंगे, आफ्टर दैट जो मेन लैंड है वो भी पानी के अंदर जाना शुरू कर जाएंगे। तो फिर आप कहाँ जाएंगे, आप किसी टीवी टावर के ऊपर चढ़ के बैठोगे? बिल्कुल नहीं। सिस्टम में यही एक प्रॉब्लम है जो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानी जाती है। बिकॉज अगर सारा लैंड पानी के अंदर जाएगा तो आप कहाँ जाओगे? तो ये एक बहुत मेजर इशू है, पूरी दुनिया इसके ऊपर सोच रही है ना, याद रखिएगा। और ग्लोबल वार्मिंग में इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसी और भी बहुत सारी गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो अपने अंदर हीट को रिटेन करने की कैपेसिटी रखती है, और ये सारी गैसेज कहलाती है बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे मेजर गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा बच्चों मीथेन, ठीक है, वाटर वेपर, ये आपको नाम याद रखने हैं बिकॉज ये वर्ड्स, ये पॉइंट्स आपके लिए पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही वाइड टर्म है, इसमें क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड बहुत सारे और भी टॉपिक इंक्लूड होते हैं, पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बच्चों ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग एक वाइडली यूज टर्म है। जब भी आप आसपास की चीजों को देखते हो तो उसमें ये कॉमन एक वर्ड आता है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे टैकल करें, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के मेन यही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर एक वर्ड आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इफेक्ट था जो जनरली हमने पोल्स पर देखते थे, कोल्ड रीजन्स में देखते थे, लेकिन उस ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम अर्थ में भी देख रहे हैं, है ना। अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसने बोल दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर जगह के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कार है, वो चारों तरफ से शीशे से बंद है और उस पर हीटिंग हो रही है, तो क्या होगा, जब आप कार में जाकर बैठोगे तो कार बाहर से ज्यादा गर्म होगी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो क्या होगा, वो हीट को अंदर ट्रैप कर लेते हैं और कार का टेम्परेचर लगातार बढ़ जाता है ना। तो ये भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो टर्म है, ये टर्म इनिशियली कोल्ड रीजन में देखने को हमें सबसे पहले मिला था, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता था कहां पर बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता था आपका कोल्ड रीजन में। ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखो कोल्ड रीजन में क्या होता था बच्चों, कोल्ड रीजन में या ठंडे एरियाज में दिन के टाइम टेम्परेचर तो नॉर्मल रहता था, डे टाइम में टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहता था, बट नाइट टाइम में टेम्परेचर बहुत तेज से डाउन होता था। तो जो प्लांट्स होते थे, वो प्लांट्स की जो रूट्स होती थी वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ब्लास्ट कर जाती थी या डैमेज हो जाती थी, तो प्लांट्स इस तरह की कंडीशन में सर्वाइव नहीं करते थे। तो वहां के लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों ने एक बड़ा सा हाउस बनाया। वो हाउस किस चीज का बनाया, ग्लास का। अब ग्लास का हाउस क्यों बनाया बच्चों, बिकॉज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब डे टाइम में हीटिंग हो रही है, हमने प्लांट को अंदर रख दिया, अब ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ग्लास धीमे 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 वार्म अप होगा, है ना। और शाम होते होते इसका टेम्परेचर
अंदरों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट रात में टेम्परेचर डाउन होता है बाहर का, लेकिन अंदर का नहीं होता, बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट ग्लास जो है क्या कर रहा है, कोई भी चीज अगर बैड कंडक्टर होती है, बैड कंडक्टर धीमे धीमे गर्म और धीमे धीमे ठंडी होती है। तो अगर ये वार्म डाउन मतलब गर्म होने में बहुत टाइम ले रहा है, ठंडा होने में बहुत टाइम लेगा, अंदर का टेम्परेचर जो बढ़ चुका है दिन भर में, अब वो रात भर रहेगा और जो अंदर हमने प्लांट रखा है वो अंदर सर्वाइव कर जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर बढ़ जाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो फिनोमिना है वही हमारे अर्थ में भी हमें देखने को मिला। तो इसीलिए हमने इसे बोल दिया ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अगर कोई आपसे पूछता है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट टर्म यूज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है आपके पास, ये पूरा मैंने जो समझाया यही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करने वाली अर्थ में जो गैसेज होती हैं दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। अभी ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर मेजर है। इसके अलावा और भी है, HFC है ना। HFC आपको बच्चों कहाँ मिलती है, आपके AC वगैरह में मिलती है ना। अभी तो फिलहाल हम इसे भी बैन कर रहे हैं, बट ये आपके एसीज में पाई जाती है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ग्लोबल वार्मिंग और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, हमने उसको यहाँ पर समझा है। ठीक, अब एक तो हमारा इशू हो गया एनवायरनमेंट का, क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम एक छोटे से और इशू के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। सेकेंड नंबर का, दैट इज ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, देखो ओजोन एक लेयर होती है ना। गैस की एक लेयर होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग्स की लेयर में पाई जाती है ना। ओजोन कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो ये एटमॉस्फेयर में हमें कहा मिलेगा, एटमॉस्फेयर में हमें सेकंड लेयर में, है ना, स्ट्रेटो स्फीयर में ही हमें मिलता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर किस लेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन का मेन काम क्या होता है ना, ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है। याद रखिएगा बच्चों, प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेस। ओजोन हमें बच्चों किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, यूवी रेस से, है ना। अगर ओजोन नहीं होगी तो क्या होगा, यूवी रेस के कांटेक्ट में हम सीधे आ जाएंगे, और जब हम यूवी रेस के कांटेक्ट में आएंगे तो यूवी रेस के सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यूवी रेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर बच्चों आपको प्रॉब्लम होगी, किस तरह की, आपको हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे कॉमन चीज है क्या, आपका स्किन कैंसर। याद रखिएगा, स्किन कैंसर एक बहुत ही कॉमन और सिंपल बोल सकते हैं ऐसी डिजीज होती है जो कि बहुत ही जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, और ये जेनेटिक डिजीज होती है ना। और यूवी रेस के कांटेक्ट में आने पर ऐसा होता है। यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, ओजोन का। दैट्स व्हाई ओजोन इज नोन एज लाइफ सेविंग अम्ब्रेला। ओजोन को हम लाइफ सेविंग अम्ब्रेला क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। तो आपसे अगर पूछा जाए यूवी रेस से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, तो आप क्या बताओगे, ओजोन, है ना। अगर ओजोन नहीं है या यूवी रेस से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है हमें, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्किन कैंसर, और दूसरी प्रॉब्लम है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, है ना। क्योंकि यूवी रेस के डायरेक्ट कांटेक्ट पे आने पर हमारी आईज के जो लेंसेज हैं वो बच्चों डैमेज हो सकते हैं, और उनके डैमेज होने से हमको बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने दो प्रॉब्लम को डिस्कस किया। पहली प्रॉब्लम थी आपकी ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, और दूसरा था ओजोन डिप्लीशन। तो ये दोनों प्रॉब्लम को आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इनसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपके पेपर में अक्सर आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो ये इस पार्ट को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़े दो चार चीजें और हैं आपके साथ डिस्कस करनी है। फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।